Yes, ma'am. अब मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट डे जो भी होगा वर्किंग आपके लिए ऑन वेंसडे, मैं आप लोगों का मार्क्यू टेस्ट लेने वाली हूँ। और जो भी सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है, मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, बहुत अच्छा। वो सारे से क्वेश्चंस होंगे। तो अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप आज पूछ सकते हो, जो कुछ भी क्वेरी हो। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का मार्क्यू नेक्स्ट क्लास में मैं लेने देने वाली हूँ, ठीक है। मैम हार्मोनिक मीन को एक बार व्हाट डिड यू सेड? हार्मोनिक मीन को मैम एक बार डिफाइन कर दीजिए ना। हार्मोनिक मीन आज मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगी, उससे फिर क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ इससे प्रीवियस वाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी में किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। आपके पास नोट्स वगैरह है ही। मैम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं आएगा? ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। टॉपिक फिर से बता जैसे दीजिए मैम, कौन कौन सा टॉपिक मैंने कहा मीन ना, मीडियन मोड। मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ऑल द सेंट्रल टेंडेंसी। 5 मेजर ऑफ जैसे मैम क्वेश्चन नहीं ना आएगा, जैसे कि जो क्वेश्चन देते थे कि इतना डाटा दिया हुआ है, इसमें से FI इतना है, XI इतना है, शॉर्ट इसको कैलकुलेट शॉर्ट करके शॉर्ट बताओ। उतना लंबा चौड़ा डेटा नहीं रहेगा, वो कैलकुलेट करोगे तो फिर नहीं पॉसिबल है ना मार्किंग कर पाना उतना जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यस ब्लैंक्स टाइप, ट्रू फॉल्स। यस अगर वैसा क्वेश्चन होगा भी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, तो वो सिर्फ 2-3 रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यस वो करते थे ना, कंबाइन मीन निकालते थे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो वैसा क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ज्यादा यस कैलकुलेटिव मैम डेटा सॉल्व करना एंड ऑल, वो सब नहीं रहेगा, ठीक है। यस यस मैम। हार्मोनिक मीन के बाद मैम जियोमेट्रिक मीन भी जरा बता दीजिएगा, काहे कि इसमें प्रॉब्लम होता है लोगर में। ज्योमेट्रिक मीन छूट गया था, अच्छा ठीक है। चलो हार्मोनिक मीन कर देते हैं, जियोमेट्रिक मीन का अगर आपको लगता है तो वो भी ठीक है। चलिए, ठीक है। मीन, चलो देखो हार्मोनिक मीन क्या है। हार्मोनिक मीन मैंने आपको एक चीज बहुत पहले ही बताया था, जितना भी टर्म्स है, जो भी कैलकुलेशन है, सपोज मीन को अगर एक्सक्लूड कर दें, तो मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही डेटा से। और उसमें जिस वे से आप कैलकुलेशन करेंगे, म्यूट कर लो खुद को अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही डेटा का सारा टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे देखो हार्मोनिक मीन में सबसे जो डेफिनेशन है, इसमें वर्ड्स लिखा है आपका, देखिएगा। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन होता है, वो एक्सआई के फॉर्म में होता है। कभी भी ऑब्जर्वेशन होगा, डेटा होगा, फर्स्ट डे का डेटा, सेकेंड डे का डेटा, थर्ड डे का डेटा, फोर्थ डे का डेटा, इस तरह हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे। उन डेटास का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट उसको 1 बाई कर दो। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का पहला स्टेप ये होता है, जो भी डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसका इनवर्स निकाल दो। उस इनवर्स का हम एवरेज निकालेंगे। इनवर्स का एवरेज मीन्स इनवर्स को ऐड कर देंगे, देन जो मीन आएगा उसका फिर से इनवर्स कर देंगे। यही हार्मोनिक मीन है। जैसे मान लीजिए, इसको हम पहले डेटा के टर्म में, मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशन है 5 एंड 10। अगर 5 और 10 ऑब्जर्वेशन है, तब मीन निकालोगे, सिर्फ 2 ही डेटा गिवन है मान लो, तो इसका मीन निकालोगे तो पहले आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका उल्टा, दैट मीन्स 1/5। समेशन साइन है तो 1/5 और 1/10, दोनों को 1/1/10
ऐड कर दें। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर दिए तो इसका निकालना है। इसका मीन कैसे निकालना है? अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन कैसे होता है? जितने नंबर्स का सम कर रहे हो उतने नंबर से डिवाइड। बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया और इसका फिर से 1 बाई ये कर देंगे। इसी को हार्मोनिक मीन कहा जाता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है। क्या किया? जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन का इनवर्स निकाला, मतलब उल्टा कर दिया। 1 बाई रेसिप्रोकल बोलते हैं वर्ड, 1/5 प्लस 1/5 कर दिया। इन दोनों का रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। ये मीन कैसे निकाल रहे हैं? उसके बेसिस पे जो हम अरिथमेटिक मीन में पढ़े थे, सबसे इनिशियल जो डेफिनेशन था उसके बेसिस पे निकाल दिया। ये निकालने के बाद 1 बाई जो रिजल्ट आ चुका है उसको उल्टा कर दो, तब अरिथमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब अगर इसी चीज को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है। 1 बाई आपके पास, इस टर्म को ऐड करिए, 5 + 10 एलसीएम लो, क्या होगा? 5 और 10 का एलसीएम बताओ, 10 होगा ना? 10 5 से क्या होगा बताओ? 10 नहीं होगा? 10 होगा। 10 नहीं होगा ना? 10 होगा। सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय 1/2। अब इस चीज को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 1/3, यहाँ पे आपका 1/2 हो गया और ये हो गया 3/10। म्यूट कर लो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। कैलकुलेट करोगे तो 3/20, सो 1/3/20, तो क्या हो जाएगा? 20/3। ये इसका एवरेज। अब अगर इसको सॉल्व कर लो तो सिंपली आपका 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 6 3 6.66। सिंपली 6 यही आएगा हर स्टेप पे। यही आपका हार्मोनिक मीन हो गया फॉर व्हाट? दीज 2 ऑब्जर्वेशन। 5 और 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो उसका हार्मोनिक मीन ऐसे आएगा। यही हमारा हार्मोनिक मीन का प्रोसेस है। इसी को अगर वर्ड्स में डिफाइन करें तो वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। Harmonic mean is what? Harmonic mean of a number of observation is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocals. अर्थमेटिक मीन किसका है? रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन है और फिर से हमने उसका दोबारा से रेसिप्रोकल किया। अगर ऐसा करेंगे तो हार्मोनिक मीन आएगा। इसी को वर्ड्स में डिफाइन किया। हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, पहले रेसिप्रोकल इसका किया, फिर इसका रेसिप्रोकल इसका मीन निकाल दिया। इसी को हम हार्मोनिक मीन बोल रहे हैं। लेकिन ये, हाँ, ये डेफिनेशन किसके लिए है? ये डेफिनेशन तब है जब आपका डेटा अनग्रुप्ड हो। लेकिन अगर ग्रुप डेटा होगा तब इसी टर्म में आप देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/n, 1/n सेम है, समेशन सेम है। यहाँ पे आप 1 को रिप्लेस कर रहे हैं बाई fi, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे रिप्लेस कर दिया गया fi/xi। ये जो रिजल्ट है ये हार्मोनिक मीन का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा अगर हमारे पास होगा तब ये डेफिनेशन यूज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो ये सिंपल, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये हो जाएगी। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि लिखा है डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन बताता है आप रेसिप्रोकल जो कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल किसका कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन का। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास जो डेफिनेशन होता है अरिथमेटिक मीन का वो fx होता है, fi डिवाइडेड बाय समेशन f लिखते हो, यही होता है ना। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल किसका करना है? xi का रेसिप्रोकल करना है, f का रेसिप्रोकल नहीं करना। डेफिनेशन में f का रेसिप्रोकल करने के लिए नहीं कहा गया है। तो इसीलिए हम लोग जब ये डिफाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर करें तो 1/fi जो है हमारा कॉमन साइड में आ जाएगा और इसी को कैपिटल N से डिनोट कर रहा है। और ये जो टर्म है
फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड है, चूंकि मल्टीप्लाइड ही रहेगी, f डिवाइडेड बाय x, x1 अगर है तो x1 प्लस इसी तरह फ्रीक्वेंसी f1 है इसकी, मान लो दूसरी जो हो जाएगी f2 हो जाएगी, ये जो है वो x2 हो गई, इस तरह कंसेक्यूटिवली जाएगा। तो टर्म क्या हो गया, जो हम लोगों ने हार्मोनिक मीन लिखा वो सारे टर्म में f हो गया, बस आपका समेशन से f रिप्लेस कर दिया। इसको चाहे तो n लिख सकते हैं, कैपिटल N, सो 1 बाई n, और यहाँ पे क्या हो गया, समेशन f डिवाइडेड बाई x, xi लिख लो, fi लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए वापस से देखते हैं क्या है। मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। सो मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन में सबसे पहला मेरिट, जितना भी टर्म देखेंगे आप, अगर मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, किसी की भी बात करो, सारे का मेरिट में फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर है, दिस इज रिजल्टली डिफाइंड, बिकॉज आप आइदर मीन पढ़ रहे हैं, मीडियन पढ़ रहे हैं, मोड पढ़ रहे हैं, सबका एक फिक्स डेफिनेशन है मैथमेटिकल, जिसके बेसिस पे उसको डिफाइन किया गया है, तो ये मेरिट सब में है। दूसरा है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ मैं आपको नोट करा देती हूँ, आप पॉइंट आउट कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन वाला जो कंडीशन होता है, वो जहां xi आता है, जिस भी फॉर्मूले में xi इन्वॉल्व हो, उसको हम बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन कहेंगे, बिकॉज xi इज द ऑब्जर्वेशन। तो xi जिस भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व है, आप अगर नोटिस करेंगे तो देखिएगा, अर्थमेटिक मीन में भी xi इन्वॉल्व है, जियोमेट्रिक मीन में भी xi इन्वॉल्व है, हार्मोनिक मीन में भी xi इन्वॉल्व है, बट कहीं भी मोड के फॉर्मूला में xi इन्वॉल्व नहीं होता, कहीं भी मीडियन के फॉर्मूला में ऑब्जर्वेशन xi इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड सारे के सारे हैं एक्सेप्ट मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड का फॉर्मूला अगर याद है किसी को याद है क्या है फॉर्मूला, बता सकता है कोई अभी? मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला किसी को याद है? नहीं, रोल नंबर 26 बताइए तो क्या होगा फॉर मीडियन? 38 रोल नंबर 38। बताओ क्या है मीडियन का फॉर्मूला, बताओ, कोई बता सकता है? नहीं, मीडियन के फॉर्मूला में मैम एल प्लस, हाँ बोलिए। एल प्लस एन बाई 2 माइनस पीसीएफ बाई एफ गुना आई। ठीक है, कहीं भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं, और वो xi उसमें कहीं नहीं है। मीडियन और मोड के फॉर्मूला में देखिएगा, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सो मेरिट, ये सारे जो मेरिट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन वाला जो कंडीशन है, वो आपका जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, इसी में इन्वॉल्व है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन वाला, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीट, ऑलमोस्ट सबका है। मैंने म्यूट कर दिया तो फिर आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो, कुछ बोलना है तो बोलो। जियोमेट्रिक मीन, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है जो जियोमेट्रिक मीन से सिमिलर है, देखो, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, कंपैरेटिव होगा, तो ये सब पॉइंट्स क्लियर रखिए। जियोमेट्रिक मीन की तरह इट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आप इन्वर्स कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट सैम्पलिंग का नहीं पड़ता इस पे। सैंपल टू सैंपल, अलग अलग सैंपल लेंगे तो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जियोमेट्रिक मीन में भी चेंज नहीं होता और हार्मोनिक मीन में भी चेंज नहीं होता। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमेशा ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है
स्मॉल आइटम्स को, जो भी स्मॉल आइटम्स है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू लार्जर अमाउंट। जैसे मान लो आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने फूड आइटम्स को लिया था, घर में जो भी यूज होता है फूड आइटम्स सबको अगर कंपेयर करना है, जैसे आपका राइसेस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, ऑयल, सब कुछ ले लो, तो जो भी आइटम कम यूज होता है, जिसका अमाउंट आप कम रखते हैं, वो भी उसको भी ये ज्यादा, उसको ज्यादा वेटेज देता है। यही इसका मेरिट है, वन ऑफ द मेरिट है इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और इन केस ऑफ हार्मोनिक मीन। इन दोनों केसेस में ये स्मॉलर आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू लार्जर आइटम्स। और जब भी आपको स्मॉलर आइटम्स, जो भी अमाउंट कम हो, जिसका भी अमाउंट कम हो, उसको ज्यादा वेटेज देना हो, तब आप यूज कर सकते हैं आइदर जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। डिमेरिट, डिमेरिट इसका वन ऑफ द डिमेरिट यही है, इट इज नॉट इजिली अंडरस्टूड एंड इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ये नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए समझना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल का एवरेज निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं उसके बाद फिर से उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, देन ऐसे केसेस में इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू कंप्यूट। और इसी वजह से इसका यूज जो है वो थोड़ा कम होता है। हालांकि ये बहुत यूजफुल है जहाँ रेट ऑफ चेंज निकालना हो, जहाँ स्पीड की बात करें, जहाँ टाइम की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस वाला केस होता है, टाइम एंड वर्क वाला केस होता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं, बट इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं और बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में मुश्किल है इसका और सबको समझ में नहीं आता। इनफैक्ट नॉन मैथमेटिकल का क्वेश्चन की बात करें तो ये उनको समझ में जल्दी नहीं आने वाला, बट ये यूजफुल बहुत है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, देखिए, ए साइक्लिस्ट pedals from his house to college at the speed of 10 meter per hour and back from the college at the 15 meter per hour. Find the average speed. अगर ऐसे केसेस में, मैंने कहा ना, जहाँ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड की बात कर रहे हो, जहाँ रेट की बात करोगे, वहाँ उस केस में इसका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको स्पीड निकालना हो, जैसे यहाँ पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो इस केस में हमेशा जहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, फर्स्ट का स्पीड दिया है 10 मीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड दिया है 15 मीटर पर आवर, तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो उस केस में, एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे हार्मोनिक मीन का। रोल नंबर 11 बार बार एडमिट कर रहे, नहीं हो रहा है इसका, हर 1 मिनट पे आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो बोलो जूम से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें या फिर फोन रीस्टार्ट करके करें। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालोगे। इनवर्स करना है, आपने x डिस्टेंस कवर किया तो x/10, क्योंकि डिस्टेंस चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है, आपको अगर डिस्टेंस मेंशन होता तो हम लोग डायरेक्टली वो भी लिख सकते थे, बट यहाँ डिस्टेंस मेंशन नहीं है और तो डिस्टेंस का कोई रूल नहीं है, और कैलकुलेशन जो करना है, फिर से आ गया, वैसे कैलकुलेशन जो भी है वो बेस्ड है ऑन स्पीड। तो अगर स्पीड कैलकुलेशन करना है, दैट मीन्स x/10, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जो आपका घर से कॉलेज का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपने 10 किलोमीटर, नॉट किलोमीटर, 10 मीटर पर आवर के स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, फिर उसी डिस्टेंस को आपने 15 मीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये कैलकुलेशन करना है। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि घर से जो कॉलेज का डिस्टेंस है वो बदल तो नहीं गया, कॉलेज तो वही है, आपका घर भी वहीं पे, तो ये डिस्टेंस x डिस्टेंस है जो आपने इतने टाइम में कवर किया, और ये डिस्टेंस है जो आपने इतने टाइम में कवर किया, तो इसी चीज को लिखा है टोटल डिस्टेंस। तो जैसे इसको मान लो, ये हम लोगों ने जैसे अभी किया था ना, 1/2 यहाँ करके सॉल्व किया था, 1/2 डिनोमिनेटर में 1/15 + 115 करके देख लो इसको,
So, हमारे पास डिस्टेंस है, एक हमारा स्पीड 10 का है, ऑब्जर्वेशन यही होगा। इसे कहिए ना निधि को दोबारा से जूम को रीस्टार्ट करके करे, नहीं तो फिर नहीं होगा, उसका एडमिट नहीं हो रहा है। 10 and 15। सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। डिस्टेंस जो भी रहा है, मान लीजिए रेसिप्रोकल आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, देन h इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर करना है 1/2। अगर हम x का पार्टिसिपेशन इसमें ना भी लें तब भी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/15। अगर वेरिंग स्पीड होता तो डिस्टेंस लेने के तो अब इसको ऐड करो, सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 1/1/2। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा बताइए? इसका 30 होगा। क्या होगा? 30 हो जाएगा ना? 7/, ठीक है, तो सिंपली ये 30 आपका यहाँ आ गया। 10 टाइम इससे 10 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, सो दिस इज 3 प्लस 2। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकते, सो ये होने वाला है, ये 1/2 कर दो, 1/1/2, और ये जो है आपका आएगा 5/30। 5 से कैंसिल करो 6, सो दिस इज व्हाट 1/1/1/12। 1/1/12 है तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 आ जाएगा। सो 12 मीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड हो गई। और कैसे निकाले हैं ये आप? विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन। मैम एग्जाम में ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पीड चेंज होगा, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस अलग हो, जैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना हो ये कॉलेज से घर तक का डिस्टेंस हो और ये जो हो ये घर से आपके किसी फ्रेंड का डिस्टेंस हो। अगर ऐसा होगा ना तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग डिस्टेंस होगा, ये अलग डिस्टेंस होगा, उसके लिए भी मैं जा रही हूँ उस पॉइंट पे अभी। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम होगा तो आपको सिंपली ऐसे निकाल सकते हो, सर यही आएगा। और इस केस में भी जो ये छिरे के लिए हुई क्या कर रहे हो तुम लोग? इसी चीज को अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए आंसर आपका वही आया है 12 मीटर पर आवर, यही आया है ना। यहाँ पे एक्स मेंशन कर दिया गया है, तभी रिजल्ट वही आएगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो रिजल्ट यही आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस डिफरेंट है, मतलब आपके घर से आपके कॉलेज का डिस्टेंस बोला जाए कि आपने इस स्पीड से कवर किया हो, किसी फ्रेंड के यहाँ आप जा रहे हैं तो दूसरा डिस्टेंस है, क्योंकि आपके कॉलेज से आपके घर का डिस्टेंस और आपके फ्रेंड से के घर से आपका डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा। तो अगर हो भी सकता है सेम बट नहीं है तो इन दैट केस ये टर्म मेंशन करना होगा। लेकिन अगर सेम है तो आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए देखो आंसर सेम आया है 12 मीटर पर आवर। देखो यही चीज इसमें एक टर्म इन्वॉल्व और होता है, हाँ देखो यहाँ पे रिमार्क में आपको एक पॉइंट लिख दिया गया है। अगर आपको एवरेज मीन निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन ही निकलेगा, कभी भी अर्थमेटिक मीन से आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैंने कहा ना जहाँ रेट ऑफ चेंज की बात आती है, जहाँ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कुछ किसी चीज के रेफरेंस में दूसरा टर्म आ जाए, जैसे एवरेज स्पीड क्या है, यहाँ पे यूनिट को मेंशन कर सकते हो मीटर पर आवर, मतलब इतना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं एट द रेट ऑफ दिस पर आवर।
तो अगर ऐसा टर्म इन्वॉल्व होता है, वो कहीं भी इन्वॉल्व हो, इतने देर में आपने इतना काम किया, इतनी देर में आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने देर में आप कुछ पर्टिकुलर काम का जो रेट कर रहे हैं, वर्क टाइम एंड वर्क वाला कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं भी होगा जहां रेट ऑफ चेंज की बात करेगा, रेट ऑफ चेंज मीन्स इतना समय में आपने इतना काम किया तो इतने देर में कितना करोगे, अगर ऐसा कुछ टर्म आएगा तो उस केस में हमेशा क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन करेंगे। यहाँ पे रिमार्क में लिखा है इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय अर्थमेटिक मीन। आप एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन से, लेकिन एवरेज स्पीड निकालना होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में यूनिट चेंज होता है, डिस्टेंस विथ टाइम, डिस्टेंस विथ टाइम, वर्क विथ टाइम। अगर ऐसे टर्म्स आते हैं तो आपको यूज करना होगा हार्मोनिक मीन। अब इसी हार्मोनिक मीन में मान लो, तो इसको अगर मान लो इसी तरह अलग अलग स्पीड, आपने सिर्फ 2 डिस्टेंस कवर किया है, सेम डिस्टेंस को आज के डेट में मान लीजिए आपने इस स्पीड से गए कॉलेज, वापस इस स्पीड से आ रहे हो, कल किसी और स्पीड से गए, किसी और स्पीड से आ रहे हो, परसों किसी और स्पीड से गए, किसी और स्पीड से आ रहे हो, तो इस तरह हम लोग पूरे टर्म का निकाल सकते हैं। लोगों को कैलकुलेट करना हो तो हर स्पीड को ऐसे करके हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी चीज को अगर मान लीजिए डिस्टेंस हमें रिकवर करना हो, एक टर्म आता है वेटेड हार्मोनिक मीन, उसी चीज को बस चेंज कर लो। आपने ये डिस्टेंस कवर किया, आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसका इस स्पीड से जा रहे हैं, दूसरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, लाइक दूसरे स्पीड से जा रहे हैं, सपोज थर्ड फ्रेंड के घर गए, थर्ड स्पीड से गए, तो अगर ऐसा टर्म होगा तो मीन ऐसे निकलेगा, हार्मोनिक मीन ही निकल रहा है, एवरेज स्पीड ही निकल रहा है, बट वो इस फॉर्म से निकलेगा। सारा डिस्टेंस ऊपर जोड़ दो, और सारा डिस्टेंस जो ऊपर आप जोड़ रहे हो वो क्या है, नीचे 1/n कर रहे थे ना, वही ऊपर चला गया है, तो ये पूरा डिस्टेंस आप ऐड कर दो, और जिस रेट को, जिस डिस्टेंस को जिस स्पीड से चला है वो, जिस डिस्टेंस को जिस स्पीड से चला है वो, अगर ऐसे सम कर देते हैं देन वो टर्म हार्मोनिक मीन ही होगा, बट उस टर्म को हम वेटेड हार्मोनिक मीन कहेंगे। वेटेड टर्म इसलिए क्योंकि आपने इस डिस्टेंस को इस रेट से कवर किया है। दूसरे डिस्टेंस को हो सकता है किसी के घर जाना हो, बहुत स्पीड में जाना हो, बहुत इमरजेंसी केस हो, तो आपने इसको ज्यादा वेटेज दिया, मतलब आप ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं। किसी के घर ऐसे ही घूमते टहलते चले गए, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगा, तो वैसे केसेस में क्या हो रहा है, थर्ड डिस्टेंस कुछ भी हो, इस पर्टिकुलर स्पीड से हम जा रहे हैं तो ऐसे रेट ले रहे हैं। तो इस तरह का टर्म अगर आता है तो ये आपका ऐसे कैलकुलेट होगा, इसको हम वेटेड हार्मोनिक मीन के टर्म से डिफाइन करते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आप इस फॉर्म को बस याद रखो, ये टर्म कैसे कर रहे हैं। इस टर्म से इस टर्म को ट्रांसफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इस टर्म को याद रखें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए है। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, जैसे 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एट द स्पीड ऑफ 60, 3000 किलोमीटर का एट द एवरेज स्पीड ऑफ 25, 400 किलोमीटर किया है बाय बोट एंड 60 per hour, एवरेज स्पीड ऑफ दिस 4 किलोमीटर एट दिस, हाँ ये स्पीड है, फिर फाइनली इतना किलोमीटर एट दिस स्पीड। अब सारे देखो लिखा हुआ है, आपने स्पीड ये कवर किया है, इस डिस्टेंस से स्पीड कवर किया है, और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स दिस 900 by 60, ये आपको यहाँ लिखा गया। ये टर्म ऐसे करके टेबल फॉर्म करके ऐसे सॉल्व कर दिया गया, मतलब कुछ नहीं करना था। आप इतना एक टेबल बना लोगे तो ये होता है ना, जब भी टेबल बना लेते हैं तो हमको सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में टेबल में मिल जाता है, और सारा इंफॉर्मेशन जब टेबल में मिल गया तो हमारा कैलकुलेशन जो बाहर हम करने वाले हैं ये सब कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है। आप इसको अगर ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे भी रख के सॉल्व कर सकते हो। जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वली इफिशिएंट है, मतलब आप इसकी तरफ से सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, तब भी रिजल्ट वही आएगा, जो एक स्टैंडर्ड वे हो जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्म से ऐसे सॉल्व करके, जैसे
क्वेश्चन पहले वाला बनाया गया था ना, इसी तरह से बना सकते हो, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, ऐसे भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। इन सब के बाद देखो ये एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों ने 5 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है और उसका यूज कब, कहाँ, कैसे करना है। हमेशा कोई भी एक सिंगल एवरेज, नो सिंगल एवरेज इज सुटेबल फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। जो 5 सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ने का रीजन यही है, कोई भी ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, आइदर वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ज्योमेट्रिक मीन हो और हार्मोनिक मीन हो, जो सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब क्या होगा, जब एक कोई मीन ऐसा है नहीं जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो क्या होगा, हर प्रॉब्लम के लिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन देगा। तो आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एवरेजेस कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंस है, क्या काम है, क्या आपको रिजल्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट आप ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड यूज करेंगे। लिखा है ईच ऑफ द एवरेजेस हैज इट्स ओन डिमेरिट्स एंड मेरिट्स and thus its own particular field of importance। सबका हमारा importance और utility जो है वो different है, और according to इसका importance and utility आप use करेंगे, कोई भी एक को use नहीं करेंगे। अब आप देखो जितने भी problems हम लोगों ने uses में mentioned है, कौन सा use कहाँ करना है। जहाँ इसमें mention किया था, जब smaller weightage, smaller आइटम्स को आपको ज़्यादा वेटेज देना हो तो हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे, ज्योमेट्रिक के केस में भी वैसे ही यूज़ करोगे, तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा आपको क्या कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस के टर्म में अगर आप बात करें तो बेटर ऑप्शन हमेशा अर्थमेटिक मीन है। स्पीड की बात करें, टाइम डिस्टेंस वर्क की बात करें, रेट की बात करें, हार्मोनिक मीन बेटर ऑप्शन है। जहाँ इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन करना हो वहाँ जियोमेट्रिक मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियन एंड मोड सिचुएशनल है। जैसे मार्केटिंग के केस में मैंने बताया था, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, मान लो प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है मार्केट में, किसी एक, जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी का ही बहुत अलग अलग प्रोडक्ट हो सकता है, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सेल है वो ज़्यादा होता है। तो अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है तो उसी प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उसका। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर, एक ही, मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, सपोज पेंसिल ही बना रहे हैं डिफरेंट साइजेस का, तो जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें अगर उस साइज का पेंसिल अगर मेंशन किया जा रहा है और आपको वही सेल ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज का ही प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले देखते थे पेन, एक बहुत बड़ा सा पेन आता था अग्नि जेल टाइप, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में छोटा सा आता है, उससे भी स्मॉल साइज का भी पेन होता है। तो जो मार्केट में ज़्यादा यूज हो रहा है और जो ज़्यादा यूजफुल है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ डिपेंड करता है कहीं ना कहीं मोड पे, किसका डिमांड ज़्यादा है। जिसका डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फिर मीडियन में भी कुछ ऐसा ही टर्म होता है जो इक्वल इफिशिएंट हो। सपोज हमारे यहाँ अगर कोई एज बैरियर हो तो बिलो 50 और एबव 50 के ग्रुप में हम डिवाइड कर दें अगर पूरे पॉपुलेशन को, और बिलो 50 वाले का डिमांड क्या है और एबव 50 वाले का डिमांड क्या है, ऐसे स्टडी करना चाहें और वो चीज़ कंपेयर करना चाहें, इन दैट केस हम मीडियन यूज करेंगे। तो ये सब कुछ आप मार्केटिंग फील्ड में ही ये सारा टर्म्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब देखो इसी क्वेश्चन में आप कंपेयर भी कर सकते हो। इस 10 और 15 का आपने जैसे हार्मोनिक मीन निकाला,
वैसे ही आप अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो क्या होगा, 10 प्लस 15 बाई 2, जो आएगा क्या होगा 12.5। इसी तरह जियोमेट्रिक मीन निकालो। जियोमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या करते हो, जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दैट मीन्स 10 इंटू 15 टू द पावर 1/2। दो टर्म का प्रोडक्ट है तो 1/2 हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150, और 1/2 पावर को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज, ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका ज्योमेट्रिक मीन। मतलब एक ही डेटा से आप ये भी निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन, एक ही डेटा से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, एक ही डेटा से हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। कैलकुलेट सब हो जाएगा, लेकिन वो यूजफुल नहीं हो सकता है आपके लिए। मैम ज्योमेट्रिक मीन नहीं समझे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन है आपका G इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जितना भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो x1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरा x2 ऑब्जर्वेशन है, थर्ड इसी तरह x2 जो भी है, इतने xn ऑब्जर्वेशन है, और xn को n से डिवाइड कर 1/nth रूट निकालना है। पावर 1/n होने का मतलब है nth रूट निकालना। ये आपने बिलो 10th में पढ़ा होगा, 1/nth रूट निकालना है। अब जितना भी टर्म है सबका प्रोडक्ट निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ लिया था इन दोनों के केस में 10 और 15 का प्रोडक्ट निकाल दिया तो 150 हो जाएगा। और 1/2 को हम लोग अंडर रूट भी कहते हैं। अगर 1/3 होता तो ऐसे लिख देते, जैसे मान लो 3 टर्म का प्रोडक्ट हो, सपोज 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, अगर ये 2 टर्म्स का नहीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 150 दिस टू द पावर 1/3। ये है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। और ज्योमेट्रिक मीन हमारा जो है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। इस केस में ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम लोग ऐसे भी एक तरीका पढ़े थे जो लॉग लेके किया था, जैसे लॉग 10 कर दिए थे प्लस लॉग 15 कर दिए थे, तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। आप एक बार ना जो नोट्स है आपके पास वो करके देखिए उससे, ठीक है, कैलकुलेशन और क्या डेफिनेशन है, और उस पर डेटा को वैल्यू करके सॉल्व करके देखिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस ये लिया है।